दोस्तों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्यों न्यूक्लियस को ब्रेन या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहा जाता है, या मैं क्वेश्चन आपसे करूं कि कैसे न्यूक्लियस कम्युनिकेट करता है रेस्ट ऑफ द सेल, मतलब बाकी सेल के पार्ट से कैसे कम्युनिकेट करता है, न्यूक्लियाइड क्या होता है, मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट न्यूक्लियस का क्या होता है, या जैसे न्यूक्लियोजोम क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर मैं आपसे करूं और अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो आपको इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना होगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, वीडियो के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियस एक्चुअल में होता क्या है। और इसके लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए। डायग्राम समझते ही आपको स्टेटमेंट खुद ही पे समझने आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेल के बीच में ये न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस में सबसे पहले देखा जाए तो आउटर मोस्ट में दो लेयर होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है दो मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन। और इन्हीं को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनवलप करते हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन होते हैं, बीच बीच में यहाँ पर क्या होते हैं, पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जहां पर मटेरियल अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ जा सकता है। और इस पोर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर में आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। अभी मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि ये क्या होता है सब कुछ, बस मैं एक बार आपको डायग्राम समझा दे रहा हूँ। ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर आपको उलझा हुआ पूरा दिखाई दे रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। तो इस तरह से इतने पार्ट होते हैं। अब जरा इनके वन बाय वन इनके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज आपने देखा वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूक्लियस के कितने मेम्ब्रेन होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं बीच बीच में, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू दिस, मतलब इनके थ्रू ही मटेरियल अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आता जाता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर में ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब आइए इसके बारे में जरा समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो न्यूक्लियोलस के बारे में यहाँ बोल रहा है कि न्यूक्लियोलस जो होता है, इसके अंदर में क्या बनता है, राइबोजोमल सब यूनिट बनता है। आपने राइबोजोम्स का नाम सुना हुआ है, समझ लीजिए राइबोजोम्स जिनसे मिलकर के बनता है उसे सब यूनिट कहते हैं। छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनता है, उन्हें हम छोटे छोटे यूनिट को कहते हैं राइबोजोमल सब यूनिट। जैसे जैसे इसको इमेजिन कर लीजिए, इनका बनने का काम न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियोलस के अंदर में होता है। किसका, राइबोजोमल सब यूनिट का बनने का काम। अब जब ये सब यूनिट बन जाता है राइबोजोमल, तो अब ये मूव करके कहा जाता है, सेल न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और यहाँ पर ये जो राइबोजोमल सब यूनिट है, ये आपस में असेंबल होते हैं। असेंबल का मतलब आपस में ज्वाइंट होते हैं, और फाइनली राइबोजोम्स का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम्स जो आने वाले टॉपिक में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। राइबोसोम जनरली दो तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर में जो राइबोसोम पाया जाता है उसे 70S कहते हैं, और यूकैरियोट्स में जो पाया जाता है उसे 80S टाइप का राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ये दिख रहा है आपको, यही सब यूनिट है। ये जो दिख रहा है आपको यही सब यूनिट है, जिसको 30S 50S लिखा हुआ है, 60S 40S लिखा हुआ है। तो ये बनता तो है न्यूक्लियोलस के अंदर में, लेकिन आग करके जुड़ने का काम और फाइनली एक राइबोसोम बनने का काम जो है वो कहां पर होता है, इन द साइटोप्लाज्म होता है। अब आ जाते हैं, ये जो आपको न्यूक्लियस के अंदर में थ्रेड लाइक पूरा उलझा उलझा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं और ये क्या एक्चुअल में है। तो एक्चुअल में जब सेल डिवाइड हो रहा होता है और उस समय माइक्रोस्कोप में जब देखा जाता है, तो ये उलझा हुआ स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर में जब आप देखेंगे तो इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर में आपको डीएनए और एक प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, ये दोनों मिले होते हैं। ये आपको कंपोजिशन दिखाई देंगे। डीएनए जो कि नेचर से कैसा होता है, निगेटिव चार्ज वाला होता है, इसको भी याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और हिस्टोन प्रोटीन किस नेचर का होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से डीएनए की कॉम्बिनेशन जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है तो ये पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डीप में आपको लेकर के जा रहा हूं ताकि और आपको अच्छी नॉलेज गेन हो। ये जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, इनके टोटल 8 छोटे छोटे जो यूनिट होते हैं, मतलब समझिए
कि टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं ये आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। ऑक्टामर मतलब 8, 8 से कॉम्बिनेशन से हुआ तो इसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। और इसी हिस्टोन ऑक्टामर के साथ में क्या होता है, डीएनए रैप होता है। डीएनए मतलब उसके चारों तरफ ऐसे लिपटता है, ठीक है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए है वो क्या करता है, रैप करता है किसके चारों तरफ, अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। और जब डीएनए इस ऑक्टामर के चारों तरफ, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ रैप कर जाता है तो उसका नाम पड़ता है न्यूक्लियोजोम। उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोजोम कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, जब हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ हमारा डीएनए रैप कर जाता है, ये जब छोटे छोटे दिख रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर है, ये चारों तरफ जो है डीएनए जब रैप कर जाता है तो ये बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। दैट में ऐसा लगता है जैसे मोतियों का क्या हो, माला हो, इसीलिए इसका नाम पड़ा बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। अब यही जो न्यूक्लियोजोम आपका बना हुआ है, बीट्स लाइक न्यूक्लियोजोम जो चैन है ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यही फिर से क्या हो जाता है, क्वाइल्ड हो जाता है, मतलब आपस में पूरी तरह से उलझा हुआ फॉर्मेशन कर लेता है और फोल्ड और ज्यादा हो जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड, जो कि मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा रहा था। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि ये जो क्रोमेटिन थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है ये कितने प्रोसेस के बाद बना होगा और उसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। अब जो आपको न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमेटिन थ्रेड दिखाई दे रहा है, अब ये आगे का क्या प्रोसेस करता है। तो जब सेल डिवीजन से पहले आप देखेंगे तो यही क्रोमोजोम क्या होता है, ठीक मतलब सेल डिवीजन से पहले मतलब जैसे ही सेल डिवीजन होने वाला रहता है उस समय जैसे ही देखा जाता है तो यही क्रोमेटिन क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, मतलब और आपस में कंबाइंड हो जाता है। जो उलझा हुआ था आपस में मिल करके और मोटा एक फॉर्म बना लेता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है और अब वही क्रोमेटिन थ्रेड क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोजोम्स कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमेटिन थ्रेड जो है, क्रोमेटिन थ्रेड जब कंडेंस्ड हुआ होगा सेल डिवीजन के दौरान तो इस तरह से ये क्रोमोजोम बनकर के तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसी क्रोमोजोम के अंदर में जब आप देखेंगे कि क्या क्या चीज है, तो क्रोमोजोम का जो कंपोजिशन होता है वो इसी डीएनए का बना हुआ होता है, ठीक है, इसी डीएनए का बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से आपने डीएनए का कंडीशन देख लिया कि डीएनए कहां पर होता है। डीएनए का फुल फॉर्म जानना हो तो आप जान लीजिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या करता है, डीएनए जो होता है कहते हैं कि इट स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन, जो कोड लेकर के जाने का काम होता है वो इसी डीएनए के अंदर में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। अब जीन क्या है भाई, जरा इनके बारे में देखते हैं। जनरली इसे कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए या फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एक्चुअल में ये देखिए, जैसे मान लीजिए डीएनए है, तो डीएनए में क्या होता है, डीएनए का एक सेगमेंट, इसी को हम जीन कहते हैं। और ये जीन क्या कैरी करता है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर को रख ले जाने का कोड अपने पास रखता है जो अगले जनरेशन में जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करिए, ये हमारा डीएनए है। डीएनए में मान लेता हूं कि ये जो यहां से यहां तक का हिस्सा है डीएनए का एक सेगमेंट, ये क्या करता है, ये ब्लड ग्रुप का कोड अपने अंदर में रखा हुआ है, जो कि अगले जनरेशन में जो बच्चा पैदा होगा अगले पीढ़ी में, तो उसके अंदर में जो ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन करने का कोड होगा वो इसके अंदर में प्रेजेंट होता है। तो ये पूरे हिस्से को क्या कर देंगे हम लोग, जीन कर देंगे। एक जैसे मान लीजिए डीएनए का ये सेगमेंट है, इसमें क्या है, आई कलर का कोड छुपा हुआ है। मतलब अगर अगले जनरेशन में जब ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस की ओर जाता है, न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होता है, तो यहां पर यही जीन क्या करेगा, एक्सप्रेस अगर होता है तो बच्चे के अंदर में आई कलर एक्सप्रेस होता है। तो इस तरह से जीन के बारे में भी आपने समझ लिया। मैंने यहाँ पर इसका स्टेटमेंट भी लिख दिया कि जीन इज द स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक टुकड़ा होता है जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है, किसके लिए, पर्टिकुलर कैरेक्टर का, पर्टिकुलर कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन अपने अंदर में रखता है। अब यहां पर ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस को क्यों कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में अभी आपने देखा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है डीएनए के तौर पर, ठीक है। और डीएनए में कौन, स्पेशली जीन,
ठीक है। और ये क्या करता है, पूरे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे क्या करना है सेल के अंदर में, कैसे करना है, कब प्रोड्यूस होना है, मतलब कब सेल डिवीजन होने वाला है, ये सारा कंट्रोलिंग कौन करता है, हमारा न्यूक्लियस करता है। इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ अ सेल कहते हैं। तो आई होप सो कि आपको शुरुआती दौर में मैंने जो क्वेश्चन बताया था, आपको ए टू जेड सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप करिए। थैंक यू सो मच।